हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हमने कर लिया था। मैंने आपको थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको बताया था कि आपके पास आइसोमर्स क्या होते हैं। क्योंकि आइसोमेरिज्म से स्टार्ट किया था मैंने, तो आप पीछे लेके गया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म से, और आपके पास मैंने आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया था। आइसोमेरिज्म के टाइप्स मैंने आपके पास डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपके पास कन्फर्मेशन डिस्कस की है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता। मैंने मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज आपके पास जो कन्फर्मेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपके डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब आपको मैंने जो नेक्स्ट करना है वो करना है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। होप सो आपको पिछला जो लेक्चर है उसको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे कैसे किस कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सा हाउस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लाइंग वेज से कैसे करते हैं, या न्यूमैन प्रोजेक्शन से आप कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली मैं यूज करने वाला हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस। तो उसको यूज करने से पहले आपके पास एक हेडिंग देते हैं यहाँ पे, दैट इज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। अब कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस मतलब अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस को कंपेयर करना है। ठीक है, मैंने एनर्जी ऑफ कन्फर्मेशन चेक करनी है कि आपके पास कौन सी जो आपके पास कन्फर्मेशन है वो मोस्ट स्टेबल है और कौन सी आपके पास लीस्ट स्टेबल है, और रीजन क्या है उन आपके पास जो कन्फर्मेशन है उनकी स्टेबिलिटी के लिए या आपके पास डिस्टेबलाइजेशन के लिए। तो अब हम करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं विद क्या, आपके पास दैट इज कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। आपके पास मैंने इथेन की कन्फर्मेशंस आपके पास पहले भी बता दी हैं। तो आपको पता है कि हम जब भी कन्फर्मेशंस की बात करते हैं तो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड क्या करते हैं, रोटेशंस करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो आपके पास जो सिग्मा सिमेट्री प्रोजेक्ट करता है, मतलब आपके पास सिलिंड्रिकल सिमेट्री वो प्रोजेक्ट करता है। तो आपके पास वहां पे हम क्या कहते हैं कि वहां पे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर रोटेट करेगा तो आपको पता है कि वहां पे ऑर्बिटल ओवरलैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास क्या करता है, जो एटम्स हैं जो आपके कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इनसाइड द स्पेस। अगर आपने कन्फर्मेशन इथेन की पढ़नी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इथेन की कन्फर्मेशन स्टैगर्ड होती है, एक्लिप्स होती है। बेसिकली स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशंस के बारे में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, टू एक्सट्रीम केसेस लेते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स है, अगर मैं उसमें रोटेशंस करवाऊं मिनिमम डिग्री से भी करवाऊं तो आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ आपके पास क्या बन सकती है, कन्फर्मेशंस बन सकती है। तो मुझे एक्सट्रीम केसेस अभी कंसीडर करने हैं। एक्सट्रीम मतलब जो सबसे स्टेबल है और जो सबसे लीस्ट स्टेबल है, तो उसकी बात मुझे करनी है। तो अगर आपने ये कन्फर्मेशन केस को स्टडी करना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या डायहेड्रल एंगल क्या होता है। तो डायहेड्रल एंगल के लिए अगर मैं आपके पास बताऊं तो डायहेड्रल जो एंगल है वो होगा जो एंगल प्रोजेस्ड बाई दो डिफरेंट प्लेन्स, जिसमें आपके पास क्या कर रहे हैं, एटम्स लाई कर रहे हैं, विच द एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके क्योंकि आपको पता है सेम प्लेन के साथ मैं एक ही प्लेन में आपके पास सारे के सारे एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग प्लेन्स में आपके पास मैक्सिमम एटम्स को लेके आपके पास क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, और उन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या कहूंगा, डायहेड्रल एंगल। तो ये हो गया आपके पास डायहेड्रल एंगल। आपके पास मैंने स्ट्रक्चरली भी आपके पास डायहेड्रल एंगल बताया है, तीन स्ट्रक्चर्स मैंने आपके पास डिस्कस करी है। तीनों स्ट्रक्चर्स में आपके पास मैंने डायहेड्रल एंगल की बात की है। एक में आपके पास देखिए आपके पास कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है कार्बन जो है वो आपके पास एक प्लेन में आ गए, दूसरे प्लेन में मैंने मेंशन करे, तीसरे में भी मेंशन किए हैं। तो आपके पास देखो तीनों में एंगल्स मैंने आपके पास बताया, एक में 60 हो गया, एक में 120 हो गया, एक में 180 हो गया। तो आपके पास इन स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया कि वहां पे डायहेड्रल एंगल क्या होता है। अब मैं बीच बीच में आपके पास ये टर्म यूज करता रहूंगा कि डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री था, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री था, या 120 डिग्री था, जो भी था। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपके पास इस कन्फर्मेशन को स्टडी करेंगे। तो जब आपके पास मैंने कन्फर्मेशंस की बात की थी, मैंने आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन में कहा था कि अगर मैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करता हूं तो आपके पास एटम्स जो होंगे अपने एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो देखिए अब आप इसमें जो आपके पास जो कन्फर्मेशन में सेकंड बता रहा हूं, आपके पास जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, उस कन्फर्मेशन में आपके पास जो आगे वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, जो आपके पास आगे वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, उसके ठीक पीछे आपके पास जो है वो दूसरे हाइड्रोजन्स हैं जो कि पिछले वाले कार्बन के पास है। ठीक है, अब आपके पास ये जो कार्बन है पिछले वाला, उनके ऊपर जो हाइड्रोजन है, मतलब वो वाले हाइड्रोजन्स जिनका जो मतलब आपके पास में कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो आपके पास अगर कंपेयर करूं अगले वाले जो कार्बन है उसके जो बॉन्ड के साथ, ठीक है,
कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है अगले वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है, उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ओवरऑल जो आपके पास बॉन्ड एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो बनेगा 0 डिग्री। अब ये काम करता हूं मैं आपके पास, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज बताने वाला हूं, वो आपने अच्छे से समझ लेना है। क्या देखिए आपके पास कि किसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है, कौन जो है अनस्टेबल हो सकता है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मैंने आपके पास पहले ही बता दी थी। तो जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है इसमें आपके पास पहले ही एटम्स क्या है, बहुत दूर है। अगर ये दूर है तो इसका मतलब क्या हुआ अब आपके पास, कि मतलब अब आपके पास यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं रहने वाली, मतलब आपके पास हो सकता है कि हो, बट मैं इसके कंपैरिजन में अदर स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे, अगर मैं क्योंकि सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी की फॉर्म में इसको स्टेबल कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे सबसे दूर है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है सबसे बेस्ट जगह पे सिचुएटेड है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबसे बेस्ट जगह पे सिचुएटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, रिपल्शन यहाँ पे क्या होगी, जो आपके पास एटम्स के जो बॉन्ड्स है, जो आपके पास एटम्स के बॉन्ड है उनमें क्या होगी, कम होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, इसलिए आपके पास ये स्टेबल होगा। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है हमेशा स्टेबल रहती है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, अगर मैं स्टैगर्ड से 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या बता रहा हूँ, एक्लिप्स में थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ कि एक्लिप्स में जा रहा हूँ, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे जो पिछला पार्ट है उसको मुझे रोटेट करवाना पड़ेगा। अगर मैं उसको रोटेट करवाता हूँ ना, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, और क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता हूं पिछले वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनको, तो आपके पास क्या होगा, वहां पे जो कंफर्मेशन है, कौन से वाली, जो कंफर्मेशन है आपके पास कौन सी एक्लिप्स आएगी। अब एक्लिप्स आएगी तो वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, देखते हैं कैसे। अब आपके पास देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस कंफर्मेशन में आपके पास यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है फ्रंट वाले कार्बन के पास, और जो पीछे वाले जो कार्बन के पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। एक्चुअल में आपके पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उन दोनों में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सबसे क्लोज डिस्टेंस पे यहाँ पे इस कंडीशन में आ रहे हैं, कौन सी, एक्लिप्स कंफर्मेशन। अगर ये सबसे क्लोज डिस्टेंस पे आ रहे हैं, क्लोज कंफर्मेशन, क्लोज एनवायरमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, सबसे क्लोज डिस्टेंस में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी क्या होगी, रिपल्शन होगी, और आपके पास यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर्स हैं, जब वो एक दूसरे को रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो मतलब कि ये, अगर मैं यहाँ पे एक्लिप्स कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो आपके पास क्या, टॉर्शनल स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं, जिस टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से आपके पास क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबलाइज हो जाता है। एक्चुअल में ये जो आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन है, ये आपके पास जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस है, वो इस रोटेशन को क्या करती है, हिंडर करती है, स्टॉप करती है, ताकि आपके पास ये क्या कर सके, रोटेट ना कर सके। तो जितना ज्यादा हम जबरदस्ती करेंगे उतना ही वो क्या आएगा, क्लोज आएगा, मतलब उसकी एनर्जी क्या करेगी, राइज करेगी, मतलब मैं इसको एनर्जी सप्लाई करूंगा। तो होता भी यही है कि आपके पास जैसे जैसे मैं इसको एनर्जी सप्लाई करता हूं, बॉन्ड एंगल इसका क्या आता है, 0 की तरफ आता है, और एट द एंड आपके पास क्या कंफर्मेशन बन जाती है, एक्लिप्स कंफर्मेशन बनती है, और आपके पास ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म बनती है, किसकी, इथेन की। अब इसको जो मैं कंफर्मेशन को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ग्राफ्स बना दिए, इनमें आपके पास एक साइड मैंने आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बता दी, और दूसरी तरफ मैंने आपके पास बता दिया है यहाँ पे दैट इज एंगल, कौन सा बता दिया, एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब आपके पास याद रखना है एक बात को, आपने सिर्फ रोटेशन एक ही पार्ट की करनी है। अब आपके पास कार्बन है उसको बीच से काटना है, अब आपके पास एक पार्ट की मैंने रोटेशन करनी है, दूसरे की नहीं करेंगे, फिर दूसरे की करेंगे तो फिर आपको फिर मुश्किल हो जाएगा समझने में। तो इट इज बेटर कि आप एक ही पार्ट की रोटेशन करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके पास कंफर्मेशन कौन सी बनने वाली है। तो अब इथेन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 0 डिग्री, आपको पता है 0 डिग्री पे आपके पास मैक्सिमम क्या है, डिस्टेबलाइजेशन है, क्योंकि मैक्सिमम वो एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू व्हाट, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो अगर ये टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से अगर मैक्सिमम एनर्जी पोजेस करता है, तो अब आपके पास क्या हुआ, ये सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ऊपर जाएगी, एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे हाईएस्ट रहेगी, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज फॉर्म रहेगी। अब क्या करता हूं मैं, अब आपके पास मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल टॉर्क जो यहाँ पे जिसका डायहेड्रल एंगल है वो बढ़ा देता हूँ, मतलब आपके पास दूर दूर ले जाना शुरू करता हूँ। अगर दूर दूर ले जाना शुरू करता हूँ तो एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपके पास हाइड्रोजन आएंगे,
उस डिस्टेंस पे आपके पास मेरे पास जो कंफर्मेशन आएगी वो कौन सी आएगी, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो मतलब आपके पास देखिए, आपके पास मैंने एक कर्व बनाया, कर्व के ठीक बॉटम में आपके पास कौन सी कंफर्मेशन बता दी, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है आपके पास, 12 किलो जूल्स पर मोल। जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस रहता है इसमें 12 किलो जूल्स पर मोल रहता है। कैसे इस वैल्यू को निकालेंगे आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। एक चीज बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि एनर्जी, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको ये वैल्यूज लिखनी पड़े, तो आपको कैसे याद रखना है, कैसे समझना है इसको, वो भी बता देता हूं। बेसिकली एक्लिप्स कंफर्मेशन की बात करूंगा, क्योंकि आपके पास जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है उसकी तो मैं बात करूंगा नहीं, उसकी मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूं। उससे ऊपर की जो आपके पास कंफर्मेशन आ रही हैं जिसकी आपके पास डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसकी बात करूंगा। तो जब मैं डिस्टेबलाइजेशन की बात करता हूं तो आपके पास देखिए, जब आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन होगी किसकी वजह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर की वजह से। किसकी वजह से होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर्स की वजह से होगी। तो उसके लिए जो एनर्जी के लिए जो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो कितने करते हैं, 4 किलो जूल पर मोल की आपके पास एनर्जी की कंट्रीब्यूशंस देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं आपके पास मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं एक्लिप्स कंफर्मेशन में, उसमें आपके पास 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है। तो 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन मतलब 3 बॉन्ड्स की आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो एक की कंट्रीब्यूशन 4 आई तो 3 की कितनी हो जाएगी, 12 किलो जूल पर मोल। इसीलिए अब आपके पास जो एनर्जी है एक्लिप्स की क्या करगी, 12 किलो जूल पर मोल से इंक्रीज करगी विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अब आपके पास स्टैगर्ड से मैं फिर से अगर एंगल आपके पास डिक्रीज करूंगा तो आगे फिर से अब आपके पास एंगल डिक्रीज होगा। तो 60 से 120 पे अगर मैं फिर से जाऊंगा तो फिर से वो कौन सी कंफर्मेशन आ जाएगी, आपके पास एक्लिप्स कंफर्मेशन आ जाएगी, और आपके पास फिर से वो कहां चला जाएगा, ऊपर चले जाएगी। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा जिसमें आपके पास लग रहा है कि हमारे पास एक क्रॉस वेव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास आ रही है, एक वेव आ रही है दैट इज क्रॉस वेव टाइप, जिसमें आपके पास ऊपर आपके पास मिनिमा मैक्सिमा आ रहा है, एक नीचे मिनिमा आ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम मतलब आपके पास मिनिमम एनर्जी। तो ये आपके पास मैंने आपके पास बता दी किसकी कंफर्मेशन, इथेन की कंफर्मेशन आपके पास मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब एक्चुअल में बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली जो 12 किलो जूल पर मोल है वो कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। जब आपके पास रूम टेम्परेचर की बात करता हूं तो वहां पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो सकती है। रूम टेम्परेचर आपके पास क्या है, प्रोवाइड कर सकता है, मतलब रूम टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करता हूं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस अब आपका टेम्परेचर है तो क्या होगा, इतना ये टेम्परेचर आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इजीली सप्लाई कर सकता है। अगर ये एनर्जी सप्लाई कर सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास ये जो आपके पास एक्लिप्स कंफर्मेशन है वो और स्टैगर्ड कंफर्मेशन है वो क्या कर सकती है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में रह सकती है। मतलब एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, फर्स्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपके पास रूम टेम्परेचर पे ये रोटेशंस होती रहती हैं, किसमें, स्टैगर्ड एक्लिप्स में, एक्लिप्स स्टैगर्ड में कंफर्मेशंस कन्वर्ट होती रहती है। तो अगर स्टेबिलिटी की अगर आपके पास ऑर्डर निकालूं है इथेन के लिए तो कंफर्मेशन कौन सी ज्यादा स्टेबल रहेगी, आपके पास इथेन जो है वो उसकी कंफर्मेशन जो है ज्यादा स्टेबल, स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी और एक्लिप्स कंफर्मेशन से कम रहेगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब मैं प्रोपेन की नहीं डिस्कस करूंगा, डायरेक्टली किसकी डिस्कस करूंगा, ब्यूटेन की डिस्कस करूंगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलना है मुझे, तो यहाँ पे आपके पास ब्यूटेन की डायरेक्टली कंफर्मेशन डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आपके पास मैंने इथेन की कंफर्मेशन जब बताई थी तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इथेन की कंफर्मेशन। अब ब्यूटेन की कंफर्मेशन आपने रिप्रेजेंट करनी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ब्यूटेन की कंफर्मेशन रिप्रेजेंट करना। अगर आप देखेंगे मुझे एक आपके पास फ्रंट कार्बन चाहिए और एक बैक कार्बन चाहिए, तो मैं इस हिसाब से आपके पास चूज करूंगा कि आपके पास जो बल्कियर ग्रुप है वो भी उसमें आ जाए और आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी उसमें आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब मैं सेकंड और थर्ड को जो है क्या लूंगा, फ्रंट और बैक कार्बन लूंगा, ठीक है। कौन सा, ब्यूटेन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ब्यूटेन, तो उसमें सेकंड कार्बन जो है फ्रंट लेता हूं और जो थर्ड कार्बन है उसमें क्या लेता हूं, बैक कार्बन। तो आप नोटिस करेंगे जब मैं सेकंड कार्बन को ले लिया क्या, फ्रंट, तो आपके पास सेकंड कार्बन पे क्या था, क्या 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 बचा आपके पास, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो आपके पास आगे फ्रंट में कार्बन आया उसके पास आया CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे पिछला जो कार्बन है जो आपके पास थर्ड कार्बन है उस पे भी आपके पास क्या बचा, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अब आपके पास ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आई वो क्या आ गई, आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दी। आपको पता है मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपके पास एक चीज क्लियरली बताई है कि मुझे एक्सट्रीम केस कंसीडर करना है।
तो एक्सट्रीम केस क्या है यहाँ पे? एक्सट्रीम केस वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होगी। जब सबसे ज्यादा मतलब डिस्टेबलाइजेशन मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन मतलब क्या हो, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी वो देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपके पास, मैं क्या करूं, सभी के सभी एटम्स को एक दूसरे के पीछे कर दूं, और इस हिसाब से पीछे कर रहा हूं कि जो आपके पास क्या कर रहा हूं, जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, सबसे ज्यादा हो। एक्चुअली में CH3 जो है, अगर आप नोटिस करेंगे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, वो CH3 ग्रुप्स बच रहे हैं आपके पास। जो CH3 ग्रुप्स है वो सबसे ज्यादा मोस्ट बल्कियर ग्रुप होते हैं और उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है अपना। तो जैसे कि अगर आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन थी, वैसे ही आपके पास क्या कर सकता है, अब आपके पास एक रोल प्ले कर सकता है क्या, स्टीरिक जो आपके पास हिंड्रेंस है, ठीक है, जो स्टीरिक स्ट्रेन है वो भी आपके पास यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो अब स्टीरिक स्ट्रेन को देखते हैं कि कैसे ये रोल प्ले करता है। मैं करता हूं अभी स्टार्टिंग में जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 कंसीडर कर रहा हूं बिटवीन CH3 एंड CH3। जो CH3 कार्बन का जो बॉन्ड है, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट, लास्ट जो पीछे वाला कार्बन है उसके साथ, तो उसके जो बीच में जो एंगल है वो कितना, 0 डिग्री कंसीडर कर रहा हूं। अदर आपको पता है कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन रहने वाले हैं, तो ये पहली एक्सट्रीम केस मैंने कंसीडर कर लिया, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रिपल्शन यहाँ पे रहने वाली है। अब एक मैंने आपको टॉर्शनल स्ट्रेन बता दी है, दूसरी मैंने आपको क्या बताई है यहाँ पे, दूसरी आपके पास स्टीरिक स्ट्रेन बता दी है। ठीक है, अब आपको मैंने अपने ये बताना है कि स्टीरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन करती हैं एनर्जीज के लिए। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इन जो ओरिएंटेशन जो आपके पास बन रही है, जो कंफर्मेशंस आपके पास बन रही है, इनको रोटेट करके अलग अलग कंफर्मेशंस गेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि आप इसको एनर्जी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, आपके पास मैंने क्या किया, CH3 सबसे पीछे है। अब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, इतने से रोटेट करता हूं पिछले वाले कार्बन पे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं पिछले वाले कार्बन को। ये डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैं 60 डिग्री पे पिछले वाले कार्बन को रोटेट कर रहा हूं, तो आपके पास जो कंफर्मेशन आई उसमें CH3 थोड़ा सा दूर हो गया है, मतलब उसमें आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन क्या कर गई, खत्म हो गई है। क्योंकि अब आपके पास एंगल जो आपके पास जो टॉर्शनल स्ट्रेन तब बनती है जब बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पीछे हो, मतलब आपके सबसे ज्यादा डिफरेंस वहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है। लेकिन अब आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन खत्म होगी, लेकिन अभी आपके पास क्या बची, स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि CH3 बचा वहां पे। तो CH3 एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं। तो वहां पे लिटिल अमाउंट ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन वहां पे बच रही है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक नई कंफर्मेशन बनी जिसमें CH3 थोड़ा दूर चला गया, किससे, अगले वाले CH3 किससे। अगर ऐसा है, मतलब आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास फर्स्ट जो CH3 है वो फोर्थ CH3 से कहां चला गया, थोड़ा सा दूर चला गया है। तो इस कंफर्मेशन को बोलते हैं गॉश कंफर्मेशन, GAUCHE। ठीक है, और अगर आपके पास इसको और बोल सकते हैं सीन कंफर्मेशन या स्क्यू कंफर्मेशन भी इसको हम कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू, आप जिस कंफर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कर सकते हो। जो फर्स्ट कंफर्मेशन आई उसका नेम मैंने नहीं किया है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन का नेम क्या होता है, दिस इज फुल्ली एक्लिप्स कंफर्मेशन। ये एक्लिप्स है और ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स है, क्योंकि अभी आपके पास जो CH3 है वो बिल्कुल ठीक एक दूसरे के क्या है, पीछे है। तो अब आपके पास फर्स्ट कंफर्मेशन फुल्ली एक्लिप्स, सेकंड कंफर्मेशन गॉश कंफर्मेशन मैंने बोल दी। अब मैंने यहाँ पे 60 डिग्री की रोटेशन करके आपके पास कौन सी कंफर्मेशन गेन करी, गॉश कंफर्मेशन गेन करी। मैं एक और रोटेशन करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक और रोटेशन मतलब 60 डिग्री से रोटेट करता हूं गॉश कंफर्मेशन पे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं तो गॉश कंफर्मेशन में क्या होगा कि जो CH3 है पिछले वाला, ठीक है, दैट इज फर्स्ट और फोर्थ की बात कर रहा हूं, तो फोर्थ जो CH3 है वो ठीक पीछे आएगा, किसके, हाइड्रोजन के ठीक पीछे चला जाएगा। अगर वो हाइड्रोजन के ठीक पीछे चला गया तो अभी भी आपके पास एटम्स क्या आ रहे हैं, ठीक एक दूसरे के पीछे आ गए। अगर एक दूसरे के पीछे आ गए तो आपके पास फिर से कंफर्मेशन जो बन गई वो क्या बन गई, एक्लिप्स। बट अभी आपके पास जो एक्लिप्स कंफर्मेशन बनी है ये पार्शियली एक्लिप्स कंफर्मेशन बनी है, नॉट फुली। फुली तभी होगी जब मैक्सिमम आपके पास स्टीरिक स्ट्रेन में क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। तो अभी जो आपके पास कंफर्मेशन बनी वो क्या बनी आपके पास, दैट इज पार्शियली एक्लिप्स। अगर आपको फुली एक्लिप्स से पार्शियली एक्लिप्स में जाना है तो डायरेक्टली कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 120 डिग्री से। कितने से रोटेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली 120 से। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, गॉश पे आपके पास अप्लाई कर रहा हूं, अगर रोटेशन 60 डिग्री की तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास पार्शियली एक्लिप्स बन गई। फुली से अगर पार्शियल में जाना है तो आपके पास 120 से कंप्लीट रोटेशन करनी पड़ेगी, तब आप उस तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। अब आपके पास पार्शियली एक्लिप्स बन गई है, पार्शियली एक्लिप्स में फिर से आप 60 डिग्री से रोटेशन कीजिए।
जब आप पार्शियली इक्लिप्स पे 60 डिग्री से रोटेशन करते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास डायहेड्रल लाइन में जो है थोड़ा 60 डिग्री का और बढ़ाते हैं उसमें, तो क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पे जो CH3 है वो तो ठीक एक दूसरे के बिल्कुल ठीक पीछे चले जाते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया था जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन थी उसमें आपके पास एटम्स एक दूसरे से फार अपार्ट थे, इसमें इथेन में, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट यहाँ पे जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज एंटी कंफर्मेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, एंटी। एंटी मतलब अब आपके पास जो CH3 है, जो टॉप में CH3 फर्स्ट CH3 है और फोर्थ CH3 है, उसमें अब मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गया है और हाइड्रोजन भी अब आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। उसका मतलब अब यहाँ पे जो आपके पास स्टीरिक स्ट्रेन है वो नहीं रही है, स्टीरिक स्ट्रेन की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपने यहाँ से मतलब आपके पास जो आपके पास फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन से अगर आपको एंटी पे जब पहुंचना है तो कितने डिग्री का रोटेशन करनी पड़ेगी, दैट इज कंप्लीटली 180 डिग्री रोटेशन करनी पड़ेगी और डायरेक्टली आप किस पे पहुंच सकते हो, आप पहुंच सकते हो ऑन दैट इज एंटी कंफर्मेशन। अब एंटी कंफर्मेशन पे फिर से रोटेशन करके देखिए, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज फर्स्ट और फोर्थ की बात कर रहा हूं, तो फोर्थ जो CH3 है वो ठीक पीछे आएगा, किसके, हाइड्रोजन के ठीक पीछे चला जाएगा। अगर वो हाइड्रोजन के ठीक पीछे चला गया तो अभी भी आपके पास एटम्स क्या है, ठीक एक दूसरे के पीछे आ गए। अगर एक दूसरे के पीछे आ गए तो आपके पास फिर से कंफर्मेशन जो बन गई वो क्या बन गई, एक्लिप्स। बट अभी आपके पास जो एक्लिप्स कंफर्मेशन बनी है ये पार्शियली एक्लिप्स कंफर्मेशन बनी है, नॉट फुली। फुली तभी होगी जब मैक्सिमम आपके पास स्टीरिक स्ट्रेन में क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। तो अभी जो आपके पास कंफर्मेशन बनी वो क्या बनी आपके पास, दैट इज पार्शियली एक्लिप्स। मैं एक और रोटेशन करता हूं, ठीक है, कितने डिग्री से, 60 डिग्री पे। तो अगर 60 पे मैं करता हूं तो वंस अगेन हमारे पास जो कंफर्मेशन आएगी कौन सी आएगी, गॉश कंफर्मेशन। अगर ये गॉश आती है तो आपके पास मतलब अब आपके पास क्या, मतलब CH3 अब फिर से क्या आ गया, हाइड्रोजन और CH3 के ठीक सेंटर में आ गया, जो पिछला वाला CH3 फोर्थ CH3 फोर्थ कार्बन है वो, ठीक है। तो अब ये फिर से वही कंफर्मेशन जैसे अभी आपके पास मैंने कौन सी डिस्कस करी, आपके पास सेकंड कंफर्मेशन डिस्कस करी, दैट इज गॉश, ठीक है। अब आपके पास फिर से मैं इसकी रोटेशन करूं तो क्या आ जाएगा, सेम, क्या आ जाएगा, सेम मतलब फुल्ली एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो ये आपके पास जो एक्सट्रीम केसेस आते हैं जो मतलब आपके पास मतलब हमने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, तो उसकी आपके पास मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर ली। तो कौन कौन सी कंफर्मेशन बनी यहाँ पे, एक बनी फुली एक्लिप्स, दूसरी बनी गॉश, तीसरी बनी पार्शियली एक्लिप्स एंड चौथी बनी एंटी कंफर्मेशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहेगा वो कौन सी रहेगी यहाँ पे, एंटी कंफर्मेशन। क्यों रहेगी, क्योंकि अब आपके पास जो एंटी कंफर्मेशन है उसमें आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा फार अपार्ट लाई कर रहे हैं एटम्स, और जो आपके पास ग्रुप्स हैं जिसमें आपका स्टीरिक स्ट्रेन भी सबसे कम है, और आपका स्टीरिक स्ट्रेन का मतलब आपके पास सबसे कम मतलब अभी नहीं है, ठीक है, मैं उसको बोल सकता हूँ कि नहीं है उसमें, और सेकंड टॉर्शनल स्ट्रेन भी उसमें नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है वो डिस्कस कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा मैं, एंगल ऑफ रोटेशन से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने एक साइड पे पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी तरफ पे क्या, एंगल ऑफ रोटेशन। 0 डिग्री पे क्या आ रहा था आपके पास, 0 डिग्री पे आपके पास फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन बन रही थी, मैंने टॉप में लिख दिया। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है, मैंने आपको कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन है वहां पे, एक तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी है और एक स्टीरिक स्ट्रेन है। टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में वहां पे जो स्ट्रेन है वो भी है वहां पे, और आपके पास एक स्टीरिक स्ट्रेन मतलब जो आपके CH3 जो है वो स्पेस में आपके पास, देखिए आपके CH3 बल्कियर ग्रुप है, वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, तो वो स्टीरिक के लिए एक दूसरे को हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं, तो वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रेन वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं एज स्टेरिकली हिंड्रेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे वो भी आपके पास कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो ओवरऑल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी चली जाएगी, इसकी चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने जब 60 डिग्री पे रोटेशन किया तो आपके पास क्या आई, गॉश कंफर्मेशन, क्या आ गई, गॉश कंफर्मेशन। गॉश कंफर्मेशन आई तो मतलब अब आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन वहां पे चली गई, क्या चली गई वहां पे, टॉर्शनल स्ट्रेन। अब एंगल वहां पे आपके पास जो एंगल है वो आपके पास क्या, 0 डिग्री वाला वो खत्म हो गया, मतलब आपके पास बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पीछे नहीं रहे, तो आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन वहां पे खत्म हो गई। अगर आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन वहां पे खत्म हो गई है तो मेरे पास अब आपके पास सिर्फ थोड़ा सा लिटिल अमाउंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब आपके पास अब सिर्फ कंट्रीब्यूशन मिल रही है किससे, गॉश दैट इज स्टीरिक स्ट्रेन से, लिटिल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मतलब अब मैंने एक नीचे को आपके पास यहाँ पे एक दैट इज कर्व बता दिया, और नीचे वाले कर्व पे आपके पास जो स्टेबिलिटी आई वो किसकी आई आपके पास, वो आ गई आपके पास गॉश कंफर्मेशन। अब मैं फिर से आगे चलता हूं किसकी तरफ, आपके पास दैट इज 60 के बाद मैंने क्या कर दिया, एक और 60 डिग्री की रोटेशन प्रोवाइड करी, 120 पे चला गया, मतलब आपके पास ओवरऑल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई थी,
दैट इज पार्शियली एक्लिप्स कंफर्मेशन। पार्शियली एक्लिप्स में आपके पास क्या हुआ, आपके पास वहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी है और क्या है, स्टीरिक स्ट्रेन है, बट उतनी नहीं है, बट मैं आपको बात करूंगा कि वहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन की कंट्रीब्यूशन वहां पे मिल रही है। अगर टॉर्शनल स्ट्रेन की कंट्रीब्यूशन वहां पे मिल रही है तो अब आपके पास वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपके पास जो एनर्जी है क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, ठीक है। क्या कर जाएगी, एनर्जी राइज कर जाएगी। अगर आपके पास वहां पे राइज कर गई तो अब हमारे पास क्या होगा, राइज करके तो मतलब आपके पास वो किससे, जो दैट इज गॉस कन्फर्मेशन, उससे ऊपर इसकी एनर्जी चली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास गॉस कन्फर्मेशन के बाद क्या आ गई, एंटी सबसे ज्यादा कम रहेगी क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा दूर है वो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि आपके पास CH3 आपके पास जो फर्स्ट मिथाइल है और आपके फोर्थ मिथाइल है सबसे ज्यादा दूर है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं है, इससे सबसे ज्यादा लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपके पास देखते हैं हम क्या कि जो आपके पास एंटी कन्फर्मेशन है, जो एंटी कन्फर्मेशन से आगे जो कन्फर्मेशन बन सकती है, क्योंकि आपके पास जो रोटेशन करूंगा तो एंटी के बाद आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, तो आपके पास कौन सी कन्फर्मेशन आएगी 60 डिग्री रोटेट करने के बाद, पार्शियली एक्लिप्स कन्फर्मेशन। क्या जाएगी, पार्शियली एक्लिप्स कन्फर्मेशन। और पार्शियली एक्लिप्स को फिर से अगर आप रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, उसी लेवल पे लिख रहा हूँ, पार्शियल एक्लिप्स दोनों का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद समवट स्टेबलाइजेशन आएगी किसकी वजह से, गॉस कन्फर्मेशन, जिसकी 60 डिग्री से रोटेशन करूंगा, दैट इज क्या, पार्शियली एक्लिप्स कन्फर्मेशन है उसको 60 डिग्री पे और रोटेट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, गॉस कन्फर्मेशन। और गॉस कन्फर्मेशन जो है मतलब स्टेबलाइज फॉर्म में जाएगी और उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगी, फुली एक्लिप्स, दैट इज क्या, और इसके आगे और 60 डिग्री जब मैं रोटेशन प्रोवाइड करता हूं। तो ये था आपके पास क्या, जो एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अब आपके पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें मैंने एनर्जीज की वैल्यूज तो बताई नहीं है, तो चलिए अब इन एनर्जीज की वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं। तो आपके पास जो एनर्जी जो इंक्रीज करती है आपके पास गॉस कन्फर्मेशन की, वो 3.8 किलो जूल्स पर मोल से इंक्रीज करती है। कितनी करती है, 3.8 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। जो आपके पास पार्शियली एक्लिप्स जो कन्फर्मेशन है उसकी जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास कितनी राइज करती है, दैट इज आपके पास दैट इज आई थिंक 14 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे मैं निकाल के बताऊंगा कैसे निकली, ठीक है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे मिस कर रहा हूँ तो आपको निकाल के बताऊंगा, वहां पे आपके पास क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आपके पास जो फुली एक्लिप्स है उसकी जो डिफरेंस रहेगा किसमें, एंटी और फुली के बीच में, दैट इज 19 किलो जूल्स पर मोल के बीच में रहेगा, ठीक है। कैसे मैंने ये वैल्यूज निकाली मैं आपको बता देता हूं। जब आपके पास मैंने बोला था कि क्या होगी, सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेन की कंट्रीब्यूशन रहेगी, तो इन दैट केस जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड पेयर्स हैं उसकी कंट्रीब्यूशन रहती है 4, कितनी रहती है 4, ठीक है। अगर आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन है ओनली तो अब आपके पास, अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो अब आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जहां पे हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हो, एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां पे क्या हो सकती है, टॉर्शनल स्ट्रेन आ सकती है। अगर आपके पास वहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन आ रही है किसके बीच में, अगर हाइड्रोजन और मिथाइल एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आती है वो कितनी आती है, 6 किलो जूल्स पर मोल। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपके पास हो सकता है कि मिथाइल और मिथाइल भी एक दूसरे को क्या करें, एक्लिप्स कर रहे हो। अगर आपके पास इन दैट केस अगर मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वहां पे उसकी एक कंट्रीब्यूशन आएगी क्या, टॉर्शनल स्ट्रेन से, और किससे आएगी, स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि अब आपके CH3 एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या रहती है, स्टेरिक हिंड्रेंस रहती है, तो आपके पास वहां पे क्या रहेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की भी कंट्रीब्यूशन आती है। तो इन दैट केस हमारे पास जो एनर्जी की कंट्रीब्यूशन आती है कितनी आती है, दैट इज 11 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद आपके पास मैंने लास्ट में अगर मैं बात करूं दैट इज गॉस कन्फर्मेशन। तो गॉस में अगर मैं बात करूं तो गॉस कन्फर्मेशन में क्या होगा, अब आपके पास वहां पे सिर्फ स्टीरिक इंटरेक्शंस बचेंगी, वो भी क्या लेसर हो जाएंगी थोड़ी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, लेसर, क्योंकि स्टीरिक इंटरेक्शन जो है डायरेक्टली नहीं है, एक मतलब CH3 के ग्रुप के पीछे डायरेक्टली CH3 नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डिक्रीज स्टीरिक इंटरेक्शंस रहेंगी, तो इसलिए आपके पास वहां पे जो कंट्रीब्यूशन आती है कितनी आती है, 3.8 किलो जूल्स पर मोल। अब आपके पास अगर मैं नेक्स्ट करता हूं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है इन एनर्जीज की। तो अगर मुझे यहाँ पे इनके एनर्जी कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मूव करते हैं किसकी तरफ, फुली एक्लिप्स की तरफ। अगर आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है कितनी निकाली है, 19 किलो जूल्स पर मोल। अगर आपके पास यहाँ पे 19 किलो जूल्स पर मोल मैंने अगर इसकी वैल्यू निकाली है तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैंने कैसे निकाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, CH3 और CH3 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं।
अगर यहाँ पे CH3 एक्लिप्स कर रहे हैं तो वहां पे दो तरीके की इंटरेक्शंस आ रही है, दो तरीके की हमारे पास स्ट्रेन्स आ रही है, एक स्टेरिक स्ट्रेन और दूसरी कौन सी आ रही है, टॉर्शनल स्ट्रेन। आपको पता है, मैंने यहाँ पे टेबल में पहले ही बताया है कि यहाँ पे आपके पास CH3 जब आपके पास एक दूसरे के पीछे आता है तो आपके पास कितनी कंट्रीब्यूशन आती है, 11 किलो जूल्स पर मोल। अगर आपके पास 11 किलो जूल्स पर मोल एक की कंट्रीब्यूशन आ गई इसमें, अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, आपके पास हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग टेंडेंसीज बची। तो अब आपके पास हाइड्रोजन अगर एक्लिप्स कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इन दैट केस हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी टॉर्शनल स्ट्रेन के लिए आएगी कंट्रीब्यूशन, और एक के लिए आपको पता है कितनी आती है, 4। तो दो आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन्स की आपके पास स्ट्रेन्स आएंगी, किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि दो आपके पास बॉन्ड जगह पे आपके पास क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन आई 8 किलो जूल्स पर मोल। और आपके पास जो CH3 कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 11 किलो जूल्स पर मोल। तो टोटल कितनी आ गई, 19 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, दैट इज पार्शियली एक्लिप्स कंफर्मेशन। अब पार्शियली एक्लिप्स कंफर्मेशन में निकाल के देखते हैं, तो पार्शियली एक्लिप्स कंफर्मेशन में क्या होता है आपके पास, आपको पता है पार्शियली एक्लिप्स में क्या होता है, CH3 और हाइड्रोजन एक दूसरे के एक्लिप्स कर रहे होते हैं। एक्लिप्स मतलब अगर आपके पास आगे हाइड्रोजन है तो पीछे क्या चला जाता है, CH3। अगर आपके पास पीछे CH3 और दूसरी कंडीशन एक और आ रही है वहां पे, क्या कि आगे CH3 पीछे हाइड्रोजन है, मतलब दो जगह पे क्या कर रहा है, एक्लिप्स कर रहा है। अगर आपके पास एक्लिप्सिंग कंडीशन ऐसी आती है तो आपको पता है कि दोनों जगह पे हमारे पास क्या आ गई, टॉर्शनल स्ट्रेन। एक की कंट्रीब्यूशन रहती है 6 किलो जूल्स पर मोल, दूसरे की क्या हो जाएगी, सेम 6 किलो जूल्स पर मोल। तो आपके पास कितनी होगी, 12 किलो जूल्स पर मोल आई, किसके थ्रू, हाइड्रोजन CH3 एक्लिप्सिंग टेंडेंसी से या टॉर्शनल स्ट्रेन से, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, एक आपके पास जगह बची जहां पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहा है। तो अगर आपके पास एक जगह ऐसी बची जहां पे हाइड्रोजन एक्लिप्स कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आई, 4 किलो जूल्स पर मोल। तो मतलब आपके पास कितनी एनर्जी आपकी वैल्यू आई है आपके पास, दैट इज 16 किलो जूल्स पर मोल की उसकी वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब जो पार्शियल एक्लिप्स कंफर्मेशन है उसकी जो वैल्यू इंक्रीज करेगी, कितनी इंक्रीज करेगी, 16 किलो जूल्स पर मोल से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट करते हैं इसमें क्या, दैट इज अब आपके पास क्या कौन सा बचा, गॉश कंफर्मेशन। अगर गॉश कंफर्मेशन में बात करूं तो आपके पास कितनी है, 3.8 किलो जूल पर मोल, मैंने पहले मेंशन की है। तो अगर आपके पास 3.8 मतलब कैसे निकाली हमने, बहुत सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बोला है यहाँ पे सिर्फ मतलब लिटिल बिट आपके पास इंटरेक्शन है, और ऐसा नहीं कि CH3 हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि CH3 हाइड्रोजन तो नहीं, लेकिन आपके CH3 ग्रुप की इंटरेक्शन है बेसिकली वहां पे। तो स्टेरिक जो स्ट्रेन आपके पास आएगी वहां पे, दैट इज स्टेरिक इंटरेक्शन की जो वैल्यू आएगी वहां पे कितनी आएगी, 3.8 किलो जूल्स पर 8 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि आपके पास वहां पे क्या है, नियर बाय दोनों के दोनों CH3 हैं जो कि थोड़े से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी क्या कर सकती है उनकी, राइज कर सकती है बाय मींस ऑफ 3.8 किलो जूल्स पर मोल से। अब आपके पास ये था, आपके पास मैंने एनर्जीज की वैल्यू। एक आपको चलते चलते एक बात बता देते हैं, क्या कि हमेशा याद रखना है आपने कि जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन जो है वो क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन में आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सके, तो आपके पास वहां पे कंफर्मेशन डिस्टेबलाइज होने की जगह वहां पे क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने आपके पास कंट्रीब्यूशन बताई एनर्जी की, किसके लिए, डिफरेंट आपके स्ट्रेन्स के लिए, वैसे ही आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके पास क्या करती है, एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूशन करती है, बट क्या करती है, डिक्रीज करती है एनर्जी, नॉट इंक्रीज। यहाँ पे तो आपने सब में देखा एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, एनर्जी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ -21 to -25 किलो जूल्स पर मोल से डिक्रीज कर सकती है। अगर आपके पास इतनी एनर्जी से वो डिक्रीज कर सकती है, तो ओवरऑल आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, डिक्रीज, और सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं कि आपके पास क्या है कि दैट इज जो एक्लिप्स कंफर्मेशन है वो हमेशा अनस्टेबल हो। अब आपके पास यहाँ पे जो एनर्जीज हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे मेंशन की, जैसे कि आपके पास 19 किलो जूल्स पर मोल, 16 किलो जूल्स पर मोल, 3.8 किलो जूल्स पर मोल, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो इसका मतलब एक कंफर्मेशन दूसरे में आराम से कन्वर्ट हो सकती है, इजीली कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इंटर कन्वर्जन जो है एट रूम टेम्परेचर चलती रहती हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसके आगे। जो अब अभी आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।